Hello everyone, in this class I am going to start chemical requirements and obvious chemical requirements of refrigerant selection criteria। जिस तरीके से previously हमने thermodynamical requirement देखा, ठीक है, उसी तरीके से chemical requirements देखेंगे and then after we will see the physical requirements, ठीक है ना। उसके बाद हम environmental issues भी देखेंगे, don't worry, ठीक है। लेकिन chemical requirement start करने से पहले हम फटाफट बहुत ही क्विकली आपका ग्लिम्स लेंगे प्रीवियस क्लासेस के रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो फटाफट हम एक ग्लिम्स लेते हैं, फिर हम केमिकल रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं, ठीक है ना। देन वी विल डिस्कस द केमिकल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम फटाफट ग्लिम्स लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ हमने क्या देखा था? रूल्स पढ़ा था, ठीक है ना। देयर विल बी सम रूल्स और कुछ ऐसे भी रेफ्रिजरेंट्स थे जिनके लिए हमारे डेजिग्नेशन किसी तरीके का डेजिग्नेशन के लिए, उनके डेजिग्नेशन के लिए किसी तरीके का रूल नहीं था, उन्हें आर्बिट्रेरली क्या किया जाता है? डेजिग्नेट किया जाता है। कई ऐसे हमने रेफ्रिजरेंट देखे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट में क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यू कैन से द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन ग्रुप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा भी था और प्रीवियसली आफ्टर वी विल सी एक्चुअली, ठीक है ना, हम देखेंगे भी कि एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ग्रुप फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज होता है आपका एज अ रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन, ठीक है ना। ऑब्वियस क्यों? कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं? आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, इसलिए इसे फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ द alkane group, or you can say CFC, or you can say the HCFC, or sometimes chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon and hydrofluorocarbon, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली इन्हें यूटिलाइज किया जाता है आपके रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकंड वन, unsaturated hydrocarbons, that is the derivatives of alkene group, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि ये फ्रीक्वेंटली आपके एज अ रेफ्रिजरेंट आपके रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन में यूटिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस, ये कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, और कुछ इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा हमने डील भी किया था। तो उसमें सबसे मेन था आपका NH3, CO2 और क्या था आपका? वाटर। तो मैंने कहा वाटर तो एक्चुअली अनकॉमन है, ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं, अनकॉमन है, ठीक है। अनकॉमन है, वहीं पे जनरली वाटर यूटिलाइज करते हैं जहां पे रेफ्रिजरेटेड स्पेस को क्या करना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से एबव रखना होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे आपका वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट। अब वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी यूज किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जहां पे रेफ्रिजरेटेड स्पेस क्या हो? 0 डिग्री सेल्सियस से एबव रखना है। इवेपोरेटर में वाटर का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? 0 डिग्री से एबव रहेगा, नहीं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हो कि वाटर क्या हो जाएगा? आपका आइस में फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये कहां सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आपका यूटिलाइज होता है, और प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहां था? कहां पे? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं थोड़ा बहुत मैं, दैट इज इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हम बाद में डील करेंगे। यहां पे जो भी हम डील कर रहे हैं उस रेफ्रिजरेंट के बारे में डील कर रहे हैं विच इज यूटिलाइज्ड इन द कहां पे? VC सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यूटिलाइज किया जाता है। तो ठीक है, हम देखेंगे वाटर एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, डोंट वरी। और मैंने कहा कि NH3 आपका, मैंने कहा कि इसका थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी क्राइटेरिया, थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा होता है। ये थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट को NH3 कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। फिर भी इवन कॉस्ट भी इसका क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बट स्टिल दैट वन इज नॉट यूटिलाइज फॉर द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि ये आपके डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन ग्रुप के रेस्पेक्टिवली, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन ग्रुप्स के रेस्पेक्टिवली ज्यादा टॉक्सिक होता है, ज्यादा फ्लेमेबल होता है, इसलिए नहीं यूटिलाइज करते हैं। CO2 की बात करें अगर, तो CO2 भी
CO2 के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग CO2 को तो हम यूटिलाइज ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपका CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, दैट मींस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज वन एंड ओनली 31.1 डिग्री सेल्सियस। और इंडिया में समर कंडीशन की बात की जाए तो इटसेल्फ एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होता है आपका 45 डिग्री सेल्सियस एंड समटाइम्स अबव दैट 45 डिग्री सेल्सियस, यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए CO2 को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। हालांकि जहां पे रेफ्रिजरेटेड स्पेस में बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वहां पे क्या यूटिलाइज करते हैं, वी विल यूटिलाइज द ड्राई आइस ऑफ द CO2, ड्राई आइस ऑफ द CO2 वहां पे यूटिलाइज करके उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस को क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। और CO2, NH3 और CO2 की बात करें तो इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग, इनके कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी बहुत कम होता है। और ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल, ओजोन लेयर डिप्लेशन तो बिल्कुल ही जीरो होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ही जीरो होता है। ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट CO2 का बहुत ही कम। देखिए होता क्या है, जनरली हम ये सोचते हैं कि CO2 का ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कम, जबकि बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 इज द ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 इज द ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 इज द ग्रीन हाउस गैसेस, और इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कम। तो ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कम इस मायने में रिलेटिव, इन द रिलेटिव फॉर्म, ठीक है ना, रिलेटिवली बात करें अगर हम, तो CO2 का ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कम होता है। अगर सेम कंसंट्रेशन, एक्चुअली ये CFC, HCFC और HFC और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में है रेस्पेक्टिवली द CO2। इसलिए हमें यही लगता है कि CO2 के कारण, CO2 इज द ग्रीन हाउस गैसेस, और इसी के कारण मेनली आपका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट होता है। बट आपको बता दूं कि सेम कंसंट्रेशन की बात की जाए, अगर कंपैरिजन दोनों को किया जाए तो सेम कंसंट्रेशन की बात की जाए तो सेम कंसंट्रेशन के लिए CFC और HCFC और HFC, that one is quite more impact, that one having more impact, more global warming impact than the CO2, for your kind information, ठीक है ना। मैंने कहा सेम कंसंट्रेशन की बात की जाए, सेम कंसंट्रेशन की बात की जाए तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन ग्रुप या डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कह लो इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब के सब क्या है, इट हैविंग मोर इंपैक्ट, इट हैविंग मोर ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट दैन द CO2 इटसेल्फ, ठीक है ना। ये बात अलग है कि CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए हमें लगता है कि CO2 का इंपैक्ट ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण CO2 का इंपैक्ट कम है। अगर सेम कंसंट्रेशन की बात की जाए तो दिस having more global warming impact than the CO2, for your kind information, ठीक है। इसीलिए तो CO2 आपका ये दोनों के दोनों बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन तो बिल्कुल ही जीरो, और ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी सेम कंसंट्रेशन की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी बहुत कम, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली योर, यही सारा कुछ मैंने डील किया था। उसके बाद मैंने डील किया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे स्टार्ट होता है, हालांकि आर्बिट्ररली लेते हैं लेकिन स्टार्टिंग विद द 500 सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद मैंने डील किया था जियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मिक्सचर अगेन आर्बिट्ररली लेते हैं बट स्टार्टिंग विद द 400 सीरीज, ठीक है ना। उसी जियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने बताया था R410A, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, R410A। देन आफ्टर उसके बाद क्या आता है, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस आपका एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो कि कैसे डिनोट किए जाते हैं 600 एंड 600A से डिनोट। आइसोब्यूटेन को 600A से डिनोट करते हैं और एन ब्यूटेन को 600 से R600 से डिनोट करते हैं, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। मैंने ये भी डील किया था, प्रीवियस क्लास आप फॉलो करेंगे सारा कुछ पता चल जाएगा। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें उसके बाद हम लोग मूव किए थे सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो मैंने पहले ही बताया था, इवन जब मैं ये डेजिग्नेशन बता रहा था उस समय भी बताया था मैंने, और जब मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया था उस समय भी डील किया था कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ रेफ्रिजरेंट रीसेंट टाइम कह लो या नाउ डेज कह लो, ठीक है ना। environmental issues are important concerns,
ठीक है ना। इन्वायरमेंटल इश्यूज आर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स और यू कैन से इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, जिसमें क्या क्या आता है आपका, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट। तो सबसे पहले हमें जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं, CFC, HCFC, HFC, इन रेफ्रिजरेंट में से NH3 हो गया, CO2, जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं उनमें से सबसे पहले तो हमें उन रेफ्रिजरेंट को कैटेगराइज करना होता है, ताकि उनके कारण आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हो, बहुत ही कम है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ही कम हो, ठीक है ना। अगर मेनली बात करें तो ओजोन लेयर डिप्लेशन तो ऑलमोस्ट क्या हो उनके कारण, ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑलमोस्ट उनके कारण जीरो हो, और ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट रेस्पेक्टिवली क्या हो, वेरी लो, रेस्पेक्टिवली वेरी लो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। और सबसे पहले उन रेफ्रिजरेंट को कैटेगराइज इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, ऑलमोस्ट जीरो हो, और ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट क्या हो, रेस्पेक्टिवली वेरी लो है। अब क्या कर लिया, इस तरीके के कुछ रेफ्रिजरेंट्स मैंने क्या कर लिए, कैटेगराइज कर लिए, इस तरीके के रेफ्रिजरेंट मैंने कुछ कैटेगराइज कर लिए, जिनके कारण इनका इंपैक्ट बहुत ही कम है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो वो एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ कैटेगराइज कर लिया। दैट वन इज ऑलरेडी बता चुका हूं, R32, R134A, R410A, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग डील कर चुके हैं। हम ये देखेंगे कि इन तीनों रेफ्रिजरेंट में, ये एग्जांपल जस्ट लिया है मैंने, इस तरीके का और भी आपके रेफ्रिजरेंट हैं, यहाँ पे एटसेट्रा लिख दूंगा तो इट विल बी बेटर, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये जो तीनों रेफ्रिजरेंट है, कहीं ना कहीं हम ये रियलाइज करेंगे, ऑलरेडी प्रीवियसली डील कर चुका हूं मैं, कि देयर विल बी नो एनी Cl एटम, क्लोरीन एटम इसमें नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं क्लोरीन एटम को मेन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। और वी विल सी द रिएक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, रिएक्शन वगैरह सारा कुछ देखेंगे कि क्लोरीन एटम किस तरीके से O3 को, मतलब ओजोन लेयर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, सब कुछ देखेंगे आफ्टर द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बाद हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज देखेंगे, उसी में देखेंगे कि Cl एटम किस तरीके से आपके ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, ठीक है। जब क्लोरीन एटम को ये रियलाइज किया गया कि इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो क्या किया गया उसके बाद, इमीडिएटली वैसे रेफ्रिजरेंट जिनमें क्लोरीन एटम बहुत ज्यादा है, उसे क्या किया गया, उसे फेज्ड आउट कर दिया गया, कंप्लीटली उसे ऑब्सोलीट कर दिया गया, उसे आज के डेट में यूटिलाइज नहीं करते हैं। कुछ आपके रेफ्रिजरेंट जिसमें, और यू कैन से क्लोरीन बेस्ड, मेनली क्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट आपके 2000 तक क्या कर दिए गए, फेज्ड आउट कर दिए गए। जो बचे हुए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, फ्लोरोकार्बन्स थे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स लाइक R22, ठीक है ना, लाइक R22, उन्हें, इनके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल रेस्पेक्टिवली क्या है, बहुत ही लो है। इनके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन रेस्पेक्टिवली बहुत ही लो है CFC के रेस्पेक्टिवली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनके कारण आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही कम है रेस्पेक्टिवली द CFC। तो CFC तो क्या कर दिया गया, 2000 तक फेज्ड आउट कर दिया गया, बहुत ही कम है, बट स्टिल R22 को भी 2030 तक क्या कर दिया जाएगा, फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से हम R12 को कहते हैं कि कोई रेफ्रिजरेंट था, आफ्टर 2030 हम यही देखेंगे कि R22 भी, हम यही पढ़ेंगे कि R22 भी 2030 से पहले कोई रेफ्रिजरेंट था, ठीक है ना। Nowadays इन recent ट्रेंड्स आप देख रहे होंगे, आप इवन नेट पे सर्वे भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो कि रिसेंटली जितने भी आपके AC मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, उसमें मेनली आपका R32 या R410 आपके रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ओल्डर AC बिफोर 2016, बिफोर 2017 एक्चुअली उसमें क्या थे, आपके कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग किए जाते थे जिसमें R22 को यूटिलाइज किया जाता था,
ठीक है ना। और आज के डेट में इवन आप मार्केट में भी R22 के सिलेंडर को, जैसे सपोज टू भी आपके डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर R22 लीक हो गया, तो इवन जब मार्केट में सर्च भी करने जाओगे R22 के सिलेंडर को, बहुत मुश्किल से मिलता है आज के डेट में, ठीक है ना। क्योंकि इसे धीरे धीरे किस प्रोसेस में लगा दिया गया है, फेज्ड आउट के प्रोसेस में लगा दिया गया है, कि तभी तो 2030 तक क्या किया जा सकता है, इसे फेज्ड आउट किया जा सकता है। और 2030 के बाद तो अभी तो मुश्किल से मिलता है, 2030 के बाद कहीं भी आपके मार्केट में R22 मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा भी तो दैट वन इज कंप्लीटली इलीगल, ठीक है ना, दैट वन इज कंप्लीटली इलीगल। तो मैंने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली योर रीसेंट ट्रेंड्स। आज के डेट में सबसे मेन रिक्वायरमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेस पे इन्वायरमेंटल इश्यूज के क्राइटेरिया के बेस में कुछ रेफ्रिजरेंट को हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया। और इस कैटेगराइज करने, मैंने कहा कि और भी सारे हैं, और इस कैटेगराइज करने के बाद ना मैंने कहा कि जो अब बचे हुए रेफ्रिजरेंट्स हैं, ठीक है, इनके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन 0 और ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट कम, जो बचे हुए रेफ्रिजरेंट्स हैं, अब इसमें फर्दर कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन। एंड दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज, वी नो दैट ऑलरेडी प्रीवियसली डील कर चुके हैं, थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड वन व्हाट, केमिकल रिक्वायरमेंट्स, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और देन आफ्टर द थर्ड वन इज द फिजिकल रिक्वायरमेंट। थर्ड वन इज द फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो केमिकल रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑब्वियस कहीं ना कहीं एक और क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट वन इज ऑब्वियस कॉस्ट, और यू कैन से द इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स। इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियस हमारा क्या होना चाहिए, द रेफ्रिजरेंट मस्ट बी चीप, रेफ्रिजरेंट मस्ट बी चीप, ये भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर ग्लिम्स। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम प्रॉपर मैनर में क्या डील कर चुके हैं, थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स को डील ऑलरेडी कर चुके हैं प्रॉपर मैनर में, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक्चुअली देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम इसी को डील करने में लगा, केमिकल रिक्वायरमेंट्स को डील करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इवन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को डील करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स को डील करने में क्यों ज्यादा टाइम लगा, एक्चुअली हमारा रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो होता है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम इट इज कंप्लीटली व्हाट, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, ठीक है। ऑब्वियस थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, तो थर्मोडायनामिकल परफॉर्मेंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज पे कहीं ना कहीं क्या होगा, थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज पे कहीं ना कहीं ये इसका परफॉर्मेंस थर्मोडायनामिकल परफॉर्मेंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन द, mainly based on the, you can say the mainly performance mainly based on the thermodynamical requirements, ठीक है। इसीलिए थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट को प्रॉपर मैनर में हमने डील किया, और इसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली टाइम लगा। मैंने कहा कि केमिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को डील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। हालांकि उनके कारण भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस आपका पूरे ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं केमिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी होगा, बट मेनली आपका परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड है, आपका थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट पे, ठीक है ना। थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट में देखा था ऑल प्रॉपर्टीज आर इंटरलिंक्ड, all requirements you can say, all properties or requirements are interlinked, already देख चुके हैं हम लोग interlinked। जब सारे के सारे रिक्वायरमेंट इंटरलिंक्ड हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमाइज कंडीशन बनाते हैं, एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देखते हैं, और उस ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन किसके लिए, ऑब्वियस अपने रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन के लिए, ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देखते हैं अपने रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन के लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं।
वैसे रेफ्रिजरेंट जिनका इन्वायरमेंटल इशू ऑलरेडी क्या किया गया है, रिजॉल्व कर लिया गया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को ऑलरेडी उनके थ्रू रिजॉल्व कर लिया गया है, उन कैटेगराइज्ड रेफ्रिजरेंट में से फर्दर हम क्या करते हैं, अपने ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन अकॉर्डिंग टू आवर रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन, उनमें से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट है। दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है ना। नाउ दिस इज योर प्रीवियस ग्लिम्स, कंप्लीटली हमने प्रीवियस ग्लिम्स लिया। नाउ वी विल मूव टू द व्हाट, केमिकल रिक्वायरमेंट्स। केमिकल रिक्वायरमेंट्स में हम मूव करते हैं। ऑब्वियस केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हम देखेंगे, केमिकल रिक्वायरमेंट्स में हम केमिकल रिक्वायरमेंट्स में मेनली हमें देखना है कि समथिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। कुछ हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, जिसमें क्या आता है मेनली आपका टॉक्सिसिटी देखेंगे, टॉक्सिसिटी और फ्लेमेबिलिटी, जिनके कारण कहीं ना कहीं क्या होंगे, आपके हजार्ड्स के कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है ना, हजार्ड्स के कंडीशन हो सकते हैं। देन आफ्टर क्या देखेंगे, एक्शन विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो आपके कंप्रेसर में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ क्या एक्शन है। और उसके बाद देखेंगे एक्शन विद द मटेरियल, कौन सा मटेरियल, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअली, ठीक है ना, जो ट्यूबिंग सिस्टम वगैरह बनाते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए, वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक्शन विद द मटेरियल देखेंगे, यही देखना है, नथिंग, ठीक है ना, नथिंग इन द केमिकल रिक्वायरमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में ही, जब सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोग देख रहे थे, कि आइडियली रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आइडियल कॉन्सेप्ट यूटिलाइज नहीं होता है, आइडियल कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट से। और ऑलरेडी ये भी देखेंगे हम, वी विल सी कि टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली द रिलेटिव टर्म। Toxicity is actually the relative term. Toxicity is actually relative term का मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर दूं मैं। Toxicity is actually relative term का मतलब, अगर एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं मैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेस, ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं मैं, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करूं मैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्पेस, दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट हैं, रेफ्रिजरेंट 1 एंड द रेफ्रिजरेंट 2, रेफ्रिजरेंट 2, दोनों का डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है ना। अब ये देखा जाएगा कि विच वन इज मोर टॉक्सिक देन, जो कौन ज्यादा हार्मफुल है रेस्पेक्टिवली द अदर, कौन ज्यादा हार्मफुल है रेस्पेक्टिवली द अदर, ठीक है ना। तो सेम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, सेम स्पेस के लिए देखा जाएगा विच वन इज मोर टॉक्सिक देन द अदर, ठीक है ना, विच वन इज मोर टॉक्सिक। तो यही आपका कहलाता है रिलेटिव टर्म, ठीक है ना, रिलेटिव टर्म कहलाता है। और ऑलरेडी बता चुका हूं मैं प्रीवियसली कि CFC, और जस्ट अभी मैंने बताया जब मैंने ग्लिम्स दिया था कि CFC इज एक्चुअली व्हाट, सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट। सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट, सिंथेटिक मतलब ह्यूमन मेड, ऑलरेडी बता चुका हूं, ह्यूमन मेड। ये क्या होता है, सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट ह्यूमन मेड होता है। और व्हाट इज एग्जैक्टली, मैंने कहा था कि दैट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, मैंने कहा कि नॉन टॉक्सिक, आइडियल कॉन्सेप्ट तो यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं, तो नॉन टॉक्सिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का अर्थ ये कि एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए अगर CFC को देखा जाए, दैट वन इज रिलेटिवली, एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए देखा जाए, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन के लिए देखा जाए, तो ये क्या देखा गया, रिलेटिवली वेरी लो, नॉट लो, वेरी लो, वेरी लो टॉक्सिक इन नेचर, वेरी लो टॉक्सिक इन नेचर, थोड़ा ध्यान दीजिए, वेरी लो टॉक्सिक इन नेचर रिलेटिव टू अदर रेफ्रिजरेंट्स, रिलेटिव टू अदर रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या ले सकते हैं, दैट वन इज ऑलमोस्ट कॉल्ड एज द, दैट इज ऑलमोस्ट कॉल्ड एज द नॉन टॉक्सिक, ठीक है ना, दैट इज ऑलमोस्ट टेकन एज द नॉन टॉक्सिक। इसीलिए फ्रीक्वेंटली दैट वन इज यूटिलाइज्ड फॉर द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर,
frequently utilized for domestic purpose और रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, डोमेस्टिक पर्पस और रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, CFC को यूटिलाइज करते हैं। मैंने कहा कि दैट वन इज रेफ्रिजरेंट, तो आइडियली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, लेकिन आइडियल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली रिलेटिव टर्म। सेम स्पेस के लिए दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट ले तो सेम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन के लिए विच वन इज मोर टॉक्सिक कहलाएगा रिलेटिवली हायर टॉक्सिक इन नेचर, और जो कम होगा कहलाएगा रिलेटिवली लोअर टॉक्सिक इन नेचर। तो CFC को देखा गया तो इसका इंपैक्ट जो है सेम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन के लिए रिलेटिवली वेरी लो टॉक्सिक इन नेचर देन द अदर रेफ्रिजरेंट्स, इसलिए इसे फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। साथ ही साथ टाइम ऑफ एक्सपोजर भी देखा जाता है टॉक्सिसिटी के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइम ऑफ एक्सपोजर। टाइम ऑफ एक्सपोजर का मतलब यह है कि अगेन एक सेम क्या किया गया, सेम स्पेस लिया गया और एक ही रेफ्रिजरेंट के डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन को वैरी कराया गया, ठीक है ना। और ऑब्वियस टाइम ऑफ एक्सपोजर किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ठीक है ना। ऑब्वियस ऑक्यूपेंसी के लिए, ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी प्रीवियसली समझा चुका हूं, याद होगा। ऑक्यूपेंसी के लिए टाइम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है ना, कि टाइम ऑफ एक्सपोजर एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना टाइम ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे सपोज टू बी जिस रूम में मैं खड़ा हूं, एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट को क्या किया गया, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन पे रिलीज किया गया, और ये टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या हुआ, 1 घंटे ऑलमोस्ट लगा हार्मफुल इंपैक्ट देने में। वहीं पे डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन को फिर वैरी कराया गया, वो देखा गया कि हार्मफुल इंपैक्ट क्या लगा, हाफ एन आवर, फिर चेंज किया गया, हार्मफुल इंपैक्ट क्या हुआ आपका 15 मिनट्स, ठीक है ना। इस तरीके से टाइम ऑफ एक्सपोजर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, ठीक है ना। टाइम ऑफ एक्सपोजर, तो टाइम ऑफ एक्सपोजर पे भी आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितने देर तक एक्सपोज रहा, कितने देर तक एक्सपोजर है, जिसके कारण व्हाट हार्मफुल इंपैक्ट होना शुरू हुआ। दैट्स व्हाई द टॉक्सिसिटी इज व्हाट एक्चुअली द रिलेटिव टर्म। इस डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन से इवन सेम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इस डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेस में रिलेटिवली लो टॉक्सिक इन नेचर है, ठीक है। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। इवन बता दूं मैं कि आपका व्हाट इज एग्जैक्टली कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ आपके रेफ्रिजरेंट पंजेंट इन नेचर होते हैं, पंजेंट स्मेल ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर के होते हैं। ऑब्वियस पंजेंट ऑर्डर के होने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ हेडेक, और सम टाइम ये भी हो सकता है कि जो ऑक्यूपेंसी है इस पंजेंट ऑर्डर के कारण, इनमें भी इस ऑक्यूपेंसी के कुछ लोग फेंट भी हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपका कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी किस पे, या टॉक्सिसिटी के कारण जो हजार्ड्स कंडीशन है कहीं ना कहीं इस पंजेंट स्पेल और यू कैन से द ऑर्डर ऑफ द किस पे, आपके रेफ्रिजरेंट पे भी डिपेंड करेगा। इवन CFC की बात करी जाए, ओनली CFC, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली CFC, ठीक है ना। CFC एंड HCFC, CFC एंड HCFC, CFC एंड HCFC। चलिए यहीं पे देखते हैं। अगर मेनली बात किया जाए CFC एंड HCFC, तो अगर कहने का अर्थ कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्लोरीन एटम है, ठीक है ना। CFC एंड HCFC, HFC को नहीं लिया गया है क्योंकि HFC में क्लोरीन एटम नहीं है। क्लोरीन एटम अगर ये लीकेज हो, सपोज टू बी, अगर इन दोनों CFC और HCFC का लीकेज हो और ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, नो डाउट नॉन टॉक्सिक है इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है। लेकिन ये जैसे ही ओपन फ्लेम के साथ आते हैं या ओपन हीटिंग एलिमेंट के साथ आते हैं, ये तुरंत से क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन करके ये फॉस्जीन गैस बना देते हैं, और फॉस्जीन गैस इज रिलेटिवली हाई टॉक्सिक इन नेचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉस्जीन गैस इज रिलेटिवली हाई टॉक्सिक इन नेचर। तो किस पे डिपेंड किया फिर हजार्ड्स कंडीशन, आपका हजार्ड्स कंडीशन
इस पे भी डिपेंड किया कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, आपका ओपन फ्लेम है या ओपन हीटिंग एलिमेंट है या नहीं। कहीं ना कहीं हजार्ड कंडीशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी के कारण। टॉक्सिसिटी के कारण हजार्ड कंडीशन किस पर डिपेंड करता है आपका, इवन डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेंसी लोड। ऑक्यूपेंसी लोड, अभी मैंने बताया ऑक्यूपेंसी का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, ऑक्यूपेंसी लोड का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं। ठीक है, अगर आपका सपोज टू बी रेफ्रिजरेंट बहुत ही ज्यादा रिलेटिवली मोर टॉक्सिक है, ठीक है, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जितना ही ऑक्यूपेंसी लोड ज्यादा होगा उतना ही हजार्ड्स के कंडीशन क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि कई ऐसे आपके पर्सन होंगे इस ऑक्यूपेंसी में जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर लो टॉक्सिक भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर लो टॉक्सिक भी है तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कई ऐसे लोग होंगे जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के कारण अगर आपका लो इवन लो टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट भी लीक होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, देयर मे बी हजार्ड्स कंडीशन। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका टॉक्सिसिटी के कारण, टॉक्सिसिटी के कारण जो हजार्ड्स कंडीशन है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वी विल डिस्कस। बट इतना कंफर्म है कि कहीं ना कहीं हमने ये रियलाइज किया टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली द रिलेटिव टर्म, रिलेटिवली टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली द रिलेटिव टर्म। जो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, स्पेस वर्सेस डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, एज वेल एज टाइम ऑफ एक्सपोजर, एज वेल एज द ऑर्डर, एज वेल एज द ऑक्यूपेंसी लोड, एज वेल एज ओपन फ्लेम एंड ओपन हीटिंग एलिमेंट, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज वेल एज एक चीज और बता दूं मैं, कहीं ना कहीं हजार्ड्स कंडीशन किस पर डिपेंड करेगा, आपका मेंटेनेंस। अगर सपोज टू बी आपके रेफ्रिजरेटर को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, अगर सपोज टू बी आपके रेफ्रिजरेटर को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ व्हाट, लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के लीकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और लीकेज होगा तो क्या होगा, फर्दर कहीं ना कहीं हजार्ड्स कंडीशन आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये कंफर्म हो गया, द टॉक्सिसिटी इज योर व्हाट, रिलेटिव टर्म। इतना सारा कुछ डिस्कस करने के बाद ये कंफर्म हो गया टॉक्सिसिटी इज द रिलेटिव टर्म। ठीक है ना, आइडियली तो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बट आइडियल कॉन्सेप्ट यूटिलाइज नहीं करना, आइडियल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल इंटरेस्ट पे यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना, यूज नहीं करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट पे क्या देखा जाता है, विच वन इज मोर टॉक्सिक, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक, एंड विच वन इज रिलेटिवली लो टॉक्सिक। ठीक है ना, जो बहुत ही लो टॉक्सिक है वो आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है ना, देयर विल बी नो एनी हजार्ड्स कंडीशन फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एज वेल। नाउ एक बार सिंपली रीड आउट यहां पे कर दे रहा हूं, नथिंग एल्स, जो मैंने डिस्कस किया वही यहां पे रीड आउट करने वाला हूं मैं। आइडियली रेफ्रिजरेंट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी नॉन टॉक्सिक, ऑब्वियस, शुड बी नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी इज अ रिलेटिव टर्म which becomes meaningful only when the degree of concentration and time of exposure required to produce harmful effects। मैंने कहा ना कि टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या होना चाहिए, हार्मफुल इंपैक्ट देने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सम फ्लूइड्स आर टॉक्सिक इवन इन अ स्मॉल कंसंट्रेशन, ऑब्वियस यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो क्या होगा, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक होगा, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक। Some fluids are mildly toxic, that is इसका मीनिंग क्या, they are dangerous only when the concentration is large, concentration large हो, और क्या हो, duration of exposure is long, duration of exposure is long। this is exactly, सारा कुछ समझा चुका हूं मैं। Some refrigerants such as CFCs and HCFCs are non-toxic when mixed with air in normal condition, mixed with air in normal condition, mixed with normal condition में मैंने कहा कि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल रिलेटिवली वेरी लो टॉक्सिक, नो डाउट। क्या इसे कह सकते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द नॉन टॉक्सिक। हाउएवर व्हेन they come in contact with open flame, try to understand, open flame or an electrical heating element, they decompose and forming highly toxic elements,
highly toxic elements, that one is called as the COCl2 phosgene. ठीक है ना, phosgene. Now we'll then see the next. In general, the degree of hazards actually depend on. In general, the degree of hazards depend on the first one, amount of refrigerant used versus total space. Obvious, बता दिया मैंने, already discuss कर चुका हूँ. Amount of refrigerant used, amount का मतलब what is the meaning? Degree of concentration. Amount का मतलब, amount of refrigerant used का मतलब, यहाँ पे मैं clear कर दूँ आप लोगों को. Amount of refrigerant used का मतलब degree of concentration. Degree of concentration. ठीक है ना. टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी को बता चुका हूं मैं. ठीक है ना, किस तरीके से ऑक्यूपेंसी लोड के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ हजार्ड्स कंडीशन बढ़ेगा या घटेगा. नाउ प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लेम्स एंड हीटिंग एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ रेफ्रिजरेंट ये भी बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ रेफ्रिजरेंट. ठीक है ना. मेंटेनेंस ये भी डिस्कस कर चुका हूं कि प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, देयर विल बी चांसेस ऑफ द लीकेज ऑफ द व्हाट रेफ्रिजरेंट, जिसके कारण हजार्ड्स कंडीशन फर्दर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है. मेंटेनेंस का कंडीशन. और इसके अलावा मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम ऑफ एक्सपोजर. इसलिए क्या किया जाता है, अगर कहीं पे मान लो कि NH3 वगैरह अगर लीक हुआ, वैसे बाद में डिस्कस करेंगे कि NH3 वगैरह के कंडीशन में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम क्या किया जाता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है. बट स्टिल अगर सपोज टू बी रिलेटिवली मोर टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट कहीं पे लीक हुआ तो व्हाट हैपन, अगर इमीडिएटली वो स्पेस अगर इवैक्यूएट कर दिया गया, देन देयर बी हजार्ड्स कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि टाइम ऑफ एक्सपोजर इमीडिएटली इवैक्यूएट किया गया तो टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा. और कम हो जाएगा तो किसी तरीके का हजार्ड्स कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो व्हाट ऑल्सो कम्स अंडर द फैक्टर फॉर डिग्री ऑफ हजार्ड्स. ठीक है ना. दिस आर द एक्चुअली द फैक्टर्स. These are actually the factors for degree of hazards. ठीक है ना. Thus from toxicity point of view, the usefulness of particular refrigerant depends on specific application. ठीक है ना. इसीलिए टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, अपने एप्लीकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है ना. पर्टिकुलर refrigerant depends on the specific application. Now we'll move to the next, flammability. ये भी मैंने कहा कि आइडियली क्या होना चाहिए, that should be non flammable. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं. ठीक है. तो अगेन इस क्राइटेरिया में कौन आता है, CFC रिलेटिवली ये भी क्या होना चाहिए, that should be रिलेटिवली लो फ्लेमेबल. लार्ज स्पेस के लिए, मतलब एक डोमेस्टिक पर्पज से जो स्पेस यूटिलाइज किया जाता है उस स्पेस में ये ऑलमोस्ट नॉन फ्लेमेबल होता है, ऑलमोस्ट नॉन फ्लेमेबल. ठीक है ना. CFC की बात करें. ठीक है. तो अगेन दैट CFC इज नॉन फ्लेमेबल. ठीक है. जो डोमेस्टिक, मैंने कहा कि जो डोमेस्टिक पर्पस से क्या होता है, आपका स्पेस बहुत ही कम होता है, कहीं ना कहीं स्पेस बहुत कम होता है. तो जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए स्पेस आपका मेंशन्ड होता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग CFC ऑलमोस्ट नॉन फ्लेमेबल, कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, फ्लेमेबल नहीं होता है. ठीक है ना. अगर ये लीक भी किया तो बात यह है कि इवन फ्लेमेबिलिटी के कारण भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हजार्ड्स कंडीशन होगा. ठीक है ना. फ्लेमेबिलिटी के कारण भी डिग्री ऑफ हजार्ड्स होगा. और डिग्री ऑफ हजार्ड्स अगर फ्लेमेबिलिटी के कारण होगा तो कहीं ना कहीं यही सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्या होंगे, आपके यूटिलाइज होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं CH4 भी है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपके इन्वायरमेंट में आग लग रहा. मीथेन, यू नो वेरी वेल कि मीथेन क्या है, गैसेस फॉर्म में बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है. ठीक है ना. और आपके इन्वायरमेंट में ऐसे कई गैसेस हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल हैं.
बट फिर भी आपके एनवायरमेंट में आग नहीं लगता है। क्यों? इसलिए कि उनका कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेस इतना कम है, दैट वन इज ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं आपके, ऑलमोस्ट उनकी फ्लेमेबिलिटी की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। इतना डिसॉल्व हो जाते हैं आपके, इतना ज़्यादा डिसॉल्व कंडीशन में आपके स्पेस में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लेमेबिलिटी क्या होती है इसकी, बिल्कुल लो, जीरो ऑलमोस्ट यू कैन से, ठीक है ना। इन द सेम वे कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेंट का भी क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेंट के लिए भी क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए और टोटल स्पेस। तो मैंने कहा ना कि डिग्री ऑफ हजार्ड्स, कहीं ना कहीं फ्लेमेबिलिटी के कारण भी डिग्री ऑफ हजार्ड्स होगा, ठीक है ना। और इसके लिए भी सेम फैक्टर, यही फैक्टर होगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे है द रेफ्रिजरेंट शुड प्रेफरेबली बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव बेस्ड ऑन द एबव क्राइटेरिया। कौन सा एबव क्राइटेरिया? दीज एबव क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने कहा कहीं ना कहीं फ्लेमेबिलिटी इज ऑल्सो कम्स अंडर द हजार्ड्स, ठीक है ना, एंड द डिग्री ऑफ हजार्ड्स ऑब्वियस बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का क्या यहाँ पे रोल है। तो मैंने कहा कि आपके एनवायरनमेंट में कई ऐसे गैसेस हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिसॉल्व कंडीशन में है कि उनकी फ्लेमेबिलिटी, उनकी कैपेबल ऑफ एक्सप्लोसिवनेस क्या हो जाता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है ना। दैट्स वाई नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द नेक्स्ट ASHRAE. What is the full form of ASHRAE? आज के डेट में रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, या इवन यू कैन से द कंप्लीटली एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। जो भी रिसर्च आज के डेट में होता है दैट वन इज, ठीक है ना, दैट वन इज डन बाय द ASHRAE. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आज के डेट में जितने भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट भी तो उसी का पार्ट है ना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ही पार्ट है। तो ऑल रिसर्च इज डन बाय द व्हाट, ASHRAE. इवन साइक्रोमेट्रिक चार्ट आज के डेट में जो ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूं कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट हम डील करेंगे। साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जो मॉडर्न साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, दैट वन इज आल्सो डेवलप्ड बाय द ASHRAE. हालांकि ओल्ड साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जब एक्चुअली साइक्रोमेट्रिक चार्ट पहली बार बना था तो क्या था और आज के डेट में क्या क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस स्लाइटली, हम तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ही, बट स्टिल इतना ध्यान रखिए कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट आज के डेट में हम पढ़ते हैं दैट वन इज डेवलप्ड बाय द ASHRAE. कंफर्ट कंडीशन, ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन पे जो रिसर्च है दैट वन इज डन बाय द व्हाट, ASHRAE का फुल फॉर्म दैट वन इज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. इसी तरीके से आई की जगह ए की जगह आई लगा दो, वो क्या हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ठीक है ना, ठीक है. has divided, ASHRAE has divided refrigerants into 6 safety groups, A1 to A3 कितने हो गए, 3 6 safety group, A1 to A3 3 and B1 to B3 अगेन 3, ठीक है ना. A1 ग्रुप में जो है, A1 ग्रुप में जो है लीस्ट hazardous और you can say the least flammable, ठीक है ना. While refrigerants belonging to group B3 are most hazardous or you can say most flammable, ठीक है. And now you can see that one is alkene group. आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन ग्रुप है. इसीलिए जनरली एल्कीन ग्रुप को, अब अभी मैंने जस्ट प्रीवियसली कहा कि एल्कीन ग्रुप आपका डिजायर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए जनरली इसे फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज नहीं करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है. द NH3 ऑलरेडी बता चुका, द NH3 इज वेरी चीप एंड हैविंग गुड थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट्स, गुड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यू कैन से, ठीक है ना, थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज यू कैन से, इट विल बी बेटर. रिक्वायरमेंट्स की जगह ज़्यादा बेटर होगा
and having the good thermodynamical properties, it is not utilized in domestic refrigerator because it is relatively more toxic and flammable than the CFC, HCFC and HFC. I hope you can understand thermodynamic properties. ठीक है ना, इसलिए NH3 को previously already deal कर चुका हूं मैं. Now the next one we will move to the action with the oil. ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी होगा. Action with the oil. Action with the actually lubricating oil. Action with lubricating oil. ठीक है ना, which is utilized in the compressor. कंप्रेसर में यूटिलाइज करते हैं ताकि क्या, सबसे पहली चीज लाइफ स्पैन ऑफ कंप्रेसर को इंक्रीज कर सकें बाय रिड्यूसिंग द वियर एंड टियर, फ्रिक्शनल इफेक्ट यू कैन से, ठीक है ना, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर. एंड द सेकंड थिंग इज दैट फ्रिक्शनल डिसिपेशन को कम कर सके, जिसके कारण इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होगा आपका, कम होगा. जब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आपका कम होगा तो वर्क इनपुट भी हमारा क्या होगा, ऑब्वियस कहीं ना कहीं कम होगा. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस सारा कुछ कर चुका हूं. एक्शन विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्चुअली, ठीक है ना. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली जब आपका रेफ्रिजरेंट, ध्यान दीजिएगा, जब आपका रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में क्या हो, इवेपोरेटर से जब निकलता है कंप्लीटली किस में होता है आपका, या तो रेफ्रिजरेंट जब आपका क्या होता है आपका, इवेपोरेटर से जब निकलता है, टीएस डायग्राम हम लोग एक छोटा सा देख रहे हैं, वी विल सी द टीएस डायग्राम. ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 टीएस डायग्राम हमने देखा. ठीक है, what happen exactly, one point जो होता है आपका, one point is the outlet of, one point is theoretically अगर बात करें तो outlet of evaporator या exit of evaporator और inlet of compressor. ठीक है ना, and क्या होना चाहिए, that should be in saturated vapor state, vapor, और क्या होना चाहिए, सुपरहीटेड, स्लाइड सुपरहीटेड स्टेट, स्लाइड सब कुछ डील कर चुका हूं, सुपरहीटेड स्टेट में होना चाहिए. अब ये क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जब आपका कंप्रेसर में जाता है तो कंप्रेसर के लुब्रिकेटिंग ऑयल को, ठीक है ना, जब इसे कंप्रेस करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंप्रेस करते हैं, तो रेफ्रिजरेंट कहां पहुंचता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे. एज अ रिजल्ट ये क्या करता है कि कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी क्या करता है, अपने साथ मूव कराता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसके साथ मूव करने लगते हैं. वो भी ऑब्वियस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या हो सकते हैं, इट मे बी लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या हो जाए आपका, इवेपोरेट हो जाए तो व्हाट हैपन, इट मूव्स विद द what, refrigerant vapor plus ऑयल वेपर. ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या होने लगते हैं, दोनों के दोनों कंबाइंडली मूव करने लगते हैं. जब कंप्रेसर से बाहर निकलेगा तो वो कहां जाएगा, पूरे रेफ्रिजरेशन सर्किट में जाएगा. पहले जाएगा कंडेंसर में, उसके बाद जाएगा आपका किस में, आपके एक्सपेंशन वाल्व में, देन आफ्टर कहां पे, आपके इवेपोरेटर में. ठीक है, देन आफ्टर आपके इवेपोरेटर में. दोनों वेपर कंडीशन में है. जब ये कंडेंसर में जाएगा इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, देयर विल बी नो, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. कंडेंसर में जाएगा, हीट क्या होगा, दोनों के दोनों हीट रिजेक्ट करेंगे और क्या होगा आपका, देन आफ्टर इट मूव्स टू द एक्सपेंशन वाल्व. एक्सपेंशन वाल्व से जब मूव करेगा तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आएगा, तो इट मे बी कि ऑयल वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा लिक्विड कंडीशन में, और रेफ्रिजरेंट वेपर तो स्टिल आपके इवेपोरेटर में क्या होगा, आपके
हीट एब्जॉर्ब करके, स्टोरेज स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करके, स्टोरेज स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करके, स्टोरेज स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करके, जिसे हम लोग आरसी कहते हैं, ठीक है ना, क्या होगा ये अगेन रेफ्रिजरेटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इन इवेपोरेटर सबसे ज्यादा चांस जो होता है रेफ्रिजरेटर, इन इवेपोरेटर सबसे ज्यादा चांस जो होता है दोनों को सेपरेट का होने का, सबसे ज्यादा चांस जो होता है दोनों के सेपरेट करने होने का इन इवेपोरेटर, इफ ऑयल सेपरेट्स from refrigerant vapor, then what happen? Now अगर रेफ्रिजरेंट वेपर ऑयल से सेपरेट हो गया आपके इवेपोरेटर में, अगर ये रेफ्रिजरेंट वेपर ऑयल से सेपरेट हो गया, ठीक है ना, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड ऑयल, देयर विल बी द डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड ऑयल, there will be the deposition of the liquid oil in evaporator tubes, at the inner wall of the evaporator tubes, at the inner wall of the evaporator tubes, at the inner wall of the evaporator tubes. लिक्विड है, ऑयल है, आपका हैवी वेट का है, ऑयल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके इनर ट्यूब्स के वॉल पे सेटल डाउन हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, और रेफ्रिजरेंट वेपर लाइट वेट के कारण ये इवेपोरेट हो गए, कहां पे चला जाएगा, फर्दर कंप्रेसर में, फर्दर कंप्रेसर में पहुंच जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्दर कंप्रेसर में आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑयल वेपर रेफ्रिजरेंट वेपर के साथ बाहर निकला था वो फर्दर ऑयल में नहीं पहुंच पाएगा, और ये साइकिल तो चलता ही रहेगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये साइकिल चलता ही रह जाएगा। फिर आपका यहां से रेफ्रिजरेंट वेपर जब कंप्रेसर में गया, फिर कुछ ऑयल वेपर निकाल के ले आएगा, फिर यहां सेटल डाउन हो जाएगा, फिर कुछ ऑयल वेपर निकाल के लाएगा, फिर यहां पे सेटल डाउन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि जिस पर्पस के लिए हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके कंप्रेसर में यूटिलाइज किया है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका फ्रिक्शनल डिसिपेशन कम नहीं कर पाएंगे, वियर टियर कम नहीं कर पाएंगे, और लाइफ स्पैन ऑफ द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, साथ ही साथ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट अगर ये डिपॉजिट हो जाएगा आपका, अगर ये डिपॉजिट इनर ट्यूब ऑफ द इवेपोरेटर, इनर वॉल ऑफ द इवेपोरेटर ट्यूब पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो स्टोरेज स्पेस से जो आपका हीट फर्दर एक कंडक्टिव, ठीक है ना, फर्दर एक कंडक्टिव रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना, जिसके कारण ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो आरसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आरसी का वैल्यू कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन टू प्रॉब्लम, ठीक है ना। और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली सिर्फ थोड़ा बहुत सुन लीजिए कि अगर ये आपका अगर साथ में मूव करेगा, अगर ये आपका साथ में मूव करेगा ऑयल वेपर भी, तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज नहीं रह जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, बस कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज नहीं रह जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके कंडेंसर में एज वेल एज इन द इवेपोरेटर में, ठीक है ना। इसलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि ऑयल आपका क्या हो, ऑयल को सेपरेट करके, पहले ही ऑयल को सेपरेट करके, जैसे ही आपका ट्यूब पे बाहर निकला कंप्रेसर से, वहीं पे ऑयल को सेपरेट करके फर्दर कहाँ पे कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। ऑयल को सेपरेट करके फर्दर कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, और इसके लिए हम एक ऑयल सेपरेटर लगाते हैं, ठीक है ना, इन द लाइन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर, इन द लाइन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर ऑयल सेपरेटर लगाते हैं, ताकि वहीं से ऑयल को सेपरेट करके कहाँ पे फर्दर कंप्रेसर में भेज दे, ताकि इस तरीके का प्रॉब्लम, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली द एक्शन विद द ऑयल, ठीक है। अब आपका एक्शन विद द ऑयल तो है, अब देयर बी कंडीशन सोच सकते हैं आपके, ठीक है ना। 3 कंडीशन है एक्चुअली,
ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं आपके। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन क्या है एक्शन विद द ऑयल के साथ, रेफ्रिजरेंट और ऑयल के साथ क्या एक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उन कंडीशंस को हम डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर रेफ्रिजरेंट कंप्लीट नॉट मिसिबल विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, ध्यान दीजिएगा, इफ refrigerant vapor, or you can say simply the refrigerant completely immiscible. What is the meaning of the immiscible? Not miscible, ध्यान दीजिएगा, not miscible कहो या completely immiscible कहो, दोनों सेम चीज है। मैंने कहा कि अगर रेफ्रिजरेंट क्या है आपका लुब्रिकेंट ऑयल के साथ कंप्लीटली इमिसिबल है, कंप्लीटली इमिसिबल, ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जांपल, इमिसिबल का मतलब मिक्स्ड नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी अदर रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ मिक्स्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसके साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो दैट इज कंप्लीटली इमिसिबल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ऑलरेडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में डील कर चुके हैं कि Hg mercury is utilized as the what मैनोमेट्रिक लिक्विड की तरह Hg को यूटिलाइज करते हैं। और भी आपके फैक्टर्स हैं कि क्यों यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि Hg आपका किसी भी अदर लिक्विड के साथ इमिसिबल होता है, किसी भी अदर लिक्विड के साथ मिक्स्ड नहीं हो सकता है, किसी भी अदर लिक्विड के साथ मिक्स्ड नहीं हो सकता है, कंप्लीटली इमिसिबल होता है। एंड कंप्लीटली इमिसिबल होने के कारण क्या होता है, दो लिक्विड के बीच एक इंटरफेस एग्जिस्ट करता है और इस इंटरफेस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेके हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। Hg जिस तरीके से वहां हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीटली इमिसिबल विद अदर लिक्विड, यानी कि मिक्स्ड नहीं होता है किसी भी अदर लिक्विड के साथ, यहां पे भी अगर रेफ्रिजरेंट क्या हो, कंप्लीटली इमिसिबल विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंप्लीटली इमिसिबल विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। What happen exactly? क्या होगा, कंप्लीटली इमिसिबल, ना ही वेपर के साथ और ना ही आपके किसके साथ, व्हाट, ना ही आपके लिक्विड के साथ, किसी भी कंडीशन में, इन एनी कंडीशन इट इज कंप्लीटली इमिसिबल। ध्यान दीजिएगा, इमिसिबल इन एनी कंडीशन, वेदर दे आर इन वेपर कंडीशन, whether they are in vapor condition or in liquid condition, दोनों के दोनों या तो लिक्विड कंडीशन में हो या वेपर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ये मिसिबल नहीं है, ठीक है ना। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जस्ट डिस्चार्ज लाइन, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर के बाद, जस्ट आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर, एक क्या करते हैं, ऑयल सेपरेटर लगाते हैं और ऑयल सेपरेटर के थ्रू क्या कर लेते हैं हम, ऑयल सेपरेटर के थ्रू हम वहां से ऑयल को सेपरेट करके ब्रॉट बैक टू द कंप्रेसर, ठीक है ना। ऑयल सेपरेटर लगाते हैं एंड ऑयल इज ब्रॉट बैक टू द व्हाट, कंप्रेसर में भेज दिया जाता है और टू फुल्ली रेफ्रिजरेंट आपका रेफ्रिजरेशन सर्किट में मूव करता है, फुल्ली रेफ्रिजरेंट आपका रेफ्रिजरेशन सर्किट में मूव करता है। रेफ्रिजरेशन सर्किट का मतलब कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और व्हाट, evaporator. This is exactly with oil, NH3 and CO2, ये दोनों के दोनों आपके, ठीक है ना, ऑयल के साथ कंप्लीटली इमिसिबल होते हैं। Do not create any problem because oil separator is used and separated oil brought back to the compressor, already discuss कर चुका मैं। Then after रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेंट के साथ, ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेंट के साथ व्हाट हैपन, रेफ्रिजरेटर, नॉट द रेफ्रिजरेटर, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट दैट आर कंप्लीटली मिसिबल, यहां पे कंप्लीटली इमिसिबल था इन एनी कंडीशन, यहां पे कंप्लीटली मिसिबल इन एनी कंडीशन, चाहे वो वेपर फेज में हो दोनों के दोनों, फिर भी वो मिसिबल है, अगर लिक्विड कंडीशन में है फिर भी वो मिसिबल है, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में, इन एनी कंडीशन,
इन एनी कंडीशन, वेपर फेज में है फिर भी किस में है आपके मिसिबल कंडीशन में है, लिक्विड फेज में है फिर भी मिसिबल कंडीशन में है, इन एनी हाउ दैट रिमेन्स इन द कंप्लीटली मिसिबल कंडीशन, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ऐसे इस तरीके के रेफ्रिजरेंट के साथ किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, किसी तरीके का इवन ऑयल सेपरेटर भी नहीं लगाना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरीके के रेफ्रिजरेंट के साथ किसी तरीके का ऑयल सेपरेटर भी नहीं लगाना पड़ता है, किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं होता है। रेफ्रिजरेंट दैट आर कंप्लीटली मिसिबल विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, कंप्लीटली मिसिबल विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कंप्लीटली मिसिबल है। जब कंप्रेसर से बाहर निकला दोनों कंप्लीटली मिसिबल हैं, कंडेंसर में गया दोनों कंप्लीटली मिसिबल हैं, दोनों साथ साथ ऑयल में गया दोनों कंप्लीटली मिसिबल हैं, आपका इवेपोरेटर में गया। कंप्लीटली इमिसिबल का मतलब कहीं पे भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। यहां पे लिख दे रहा हूं सिंपली, इन एनी कंडीशन दैट इज ऑयल डज नॉट सेपरेट फ्रॉम, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑयल इन एनी कंडीशन, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली मिसिबल का मतलब यही है कि दैट वन इज कंप्लीटली, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका पार्ट है, दैट वन इज पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। दैट इज ऑयल डज नॉट सेपरेट, दैट इज ऑयल डज नॉट सेपरेट from refrigerant, sorry, extremely sorry, does not separate from refrigerant in any condition, refrigerant in any condition, refrigerant in any condition, refrigerant in any condition, this is your, ठीक है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट इन एनी कंडीशन, ना कंडेंसर में सेपरेट हो रहा है, कंप्लीटली मिसिबल का कुल मिला के यही कंप्लीटली मिसिबल है, कंप्रेसर से बाहर आया कंप्लीटली मिसिबल इन कंडेंसर, कंप्लीटली मिसिबल इन एक्सपेंशन वाल्व, कंप्लीटली मिसिबल इन इवेपोरेटर, और यू कैन से कहीं पे भी ना कंडेंसर में सेपरेट हो रहा है, ना एक्सपेंशन वाल्व में सेपरेट हो रहा है, ना आपके इवेपोरेटर में सेपरेट हो रहा है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जो रेफ्रिजरेंट वेपर के साथ ऑयल वेपर आया था वो फिर से आपके रेफ्रिजरेंट सर्किट में फ्लो होके फिर से आपके कंप्रेसर में पहुंच गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रेफ्रिजरेंट वेपर के साथ ऑयल वेपर साथ में बाहर डिस्चार्ज के टाइम पे निकला था, कंप्रेसर से डिस्चार्ज हुआ था, वो फिर से कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर से होते हुए कहां पे पहुंच गया, कंप्रेसर में पहुंच गया। क्या हुआ, कहीं भी ऑयल सेपरेट ही नहीं किया। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कहीं भी ऑयल, जितना ऑयल निकला फिर से ऑयल आपका कंप्रेसर में पहुंच गया, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो एनी नीड ऑफ इवन ऑयल सेपरेटर इन दैट केस, देयर विल बी नो एनी नीड ऑफ इवन ऑयल सेपरेटर इन दैट केस। ठीक है, देखते हैं रेफ्रिजरेंट दैट आर कंप्लीटली मिसिबल विथ ऑयल सच एज R11, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, R11 and R12 also do not present any problem because the oil which reaches to the evaporator return to the compressor. The oil जो आपका evaporator तक गया है वो फिर से कहां पे चला आएगा, आपके किस में, आपके कंप्रेसर में चला आएगा। Try to understand, this is exactly the second, यानी कि इन दोनों में कंप्लीटली इमिसिबल है फिर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीटली मिसिबल है फिर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, कंप्लीटली इमिसिबल है किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीटली मिसिबल है किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं। नाउ विल सी द लास्ट वन, अगर पार्शियली मिसिबल है देन देयर विल बी प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द इवेपोरेटर। पार्शियली मिसिबल है, वेपर के साथ तो मिसिबल है लेकिन क्या है आपका इवेपोरेटर में दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जस्ट प्रीवियसली जो मैंने डील किया आपका, जस्ट प्रीवियसली जो मैंने यहां पे डील किया है, जस्ट प्रीवियसली, ठीक है, अगर ये
पार्सली मिसिबल, पार्सली मिसिबल का मतलब वेपर के साथ मिसिबल है, ठीक है ना, वेपर के साथ मिसिबल तो है लेकिन इवेपोरेटर में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इट क्रिएट्स ऑब्वियस प्रॉब्लम जो प्रीवियसली मैंने बताया। एक तो क्या होगा, वियर एंड टीयर एक्यूमुलेशन होने के कारण, कंप्रेसर ऑयल का एक्यूमुलेशन होने के कारण वियर एंड टीयर बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द ऑयल के कारण इनर वॉल ऑफ द ट्यूब पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन के कारण आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, फर्दर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। Now the refrigerant that are partially miscible with oil like R22 create problem and hence synthetic oil is used. Synthetic oil दो तरीके के ऑयल होते हैं आपके, mineral oil and synthetic oil. Mineral oil and synthetic oil, try to understand, ठीक है ना, जो lubrication के लिए जनरली यूटिलाइज किए जाते हैं, mineral oil and synthetic oil. Synthetic oil which is human made, obvious, synthetic जहां पे भी वर्ड यूटिलाइज किया जाता है that one is obvious called as a human made, ठीक है ना, human made कहा जाता है ना। this is exactly your what, this is exactly your action with the oil, this is exactly your action with the oil, यही मेनली डील करना था, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक्शन विद द मटेरियल है, और मटेरियल कौन सा भाई, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने पहले ही कहा कि जिस मटेरियल से ट्यूबिंग वगैरह, ट्यूब वगैरह, रेफ्रिजरेंट ट्यूब वगैरह बनाते हैं, दैट वन इज कम्स अंडर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेंट आपका ट्यूब में फ्लो हो रहा है, तो उस ट्यूब मटेरियल के साथ किसी तरीके का एक्शन ना हो, ठीक है ना, किसी तरीके का रिएक्शन यू कैन से ना हो, that must be, refrigerant must be compatible with the material of construction, किसी तरीके का रिएक्शन ना हो। रिएक्शन होगा तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, पहली बात तो रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट, जिस केमिकल रिक्वायरमेंट और जिस फिजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसे लिया है, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, उसका लॉस्ट हो जाएगा, पहली बात। द सेकेंड थिंग इज दैट, साथ ही साथ आपका ट्यूब मटेरियल भी क्या होगा, ट्यूब मटेरियल धीरे धीरे डिप्लेट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्यूब मटेरियल का थिकनेस भी धीरे धीरे डिप्लेट होगा, और डिप्लेट होने के कारण व्हाट हैपन, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब फ्लो करेगा देयर विल बी चांसेस ऑफ द ब्रस्टिंग ऑफ पाइप्स, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। इसीलिए क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट को कंपैटिबल विद द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा रेफ्रिजरेंट शुड बी कंपैटिबल विद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो NH3, जनरली NH3 के साथ कॉपर ट्यूब कभी यूटिलाइज नहीं किया जाता है। NH3 के साथ जनरली माइल्ड स्टील यूज किया जाता है, और जो आपका CFC होता है उनके साथ जनरली कॉपर ट्यूब यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ आपका कंपैटिबल नहीं होता है आपका CFC, ठीक है ना, CFC इज नॉट कंपैटिबल विद द एल्यूमिनियम, इसलिए जनरली कॉपर ट्यूब यूटिलाइज किया जाता है। एंड NH3 इज नॉट कंपैटिबल विद द कॉपर, इसलिए वहां पे क्या यूटिलाइज किया जाता है, माइल्ड स्टील यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइक NH3 इज नॉट कंपैटिबल विद कॉपर, इट इज जनरली यूज्ड विद wrought आयरन और माइल्ड स्टील। सिमिलरली फ्रियोन्स आर नॉट कंपैटिबल विद एल्यूमिनियम एंड हेंस कॉपर इज यूज्ड। नाउ दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट, केमिकल रिक्वायरमेंट्स। ये आपका पूरा का पूरा केमिकल रिक्वायरमेंट्स है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स।